गारंटी को एक और शब्द मोदी जी ने कॉइन किया था, आपको याद होगा कि रेवड़ी। एनजीओज को आपने मार डाला। एनजीओज तो ऐसे लोगों को रोजगार देते थे ना। आंगनबाड़ी योजना थी, कहाँ है आजकल? सिर्फ नाम मात्र के हैं। आप पिछले 10-11 साल में क्या कर रहे हैं? सिर्फ नाम बदल रहे हैं। बीजेपी भावनात्मक मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतकर वो सत्ता में आना चाहती है। आप किसी एक मुसलमान का घर बुलडोजर से गिराकर और बाकी सबको खुश रखना चाहते हैं। इस तरीके की गारंटी स्कीम जैसे मैया सम्मान योजना झारखंड में भी हम लोगों ने देखा उसको जाके। जी बिल्कुल, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है कर्नाटक के ऊपर। जब कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार आई तो 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था उनके ऊपर। आप ये नहीं बता रहे हैं कि हमने विरासत में इतना दे दिया। आखिर डिजिटल अरेस्ट क्या है? आपके अकाउंट, आपके मोबाइल में आपका सब कुछ, और आपको फोन आता है कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ, मैं ईडी के यहाँ से बोल रहा हूँ, मैं सीबीआई के यहाँ से बोल रहा हूँ। पॉडकास्ट की दुनिया में एक बार आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वक्त फिर से चुनावी मौसम है। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और कुछ राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। 2 राज्य जो हैं वो प्रमुख रूप से, एक महाराष्ट्र है जहां 288 सीटें हैं और दूसरा राज्य झारखंड है जहां 81 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। और इन दोनों ही राज्यों में 2 अलग अलग दल या 2 अलग अलग गठबंधन जोर आजमाइश कर रहे हैं। कौन कहां सत्ता पर काबिज होगा, इसके लिए खींचतान खूब चल रही है। गहमा गहमी का आलम है। सप्ताह भर से भी कम का समय बचा है, इसलिए क्योंकि पहला जो चुनाव है, पहला मतदान जो है वो 13 तारीख को है, 13 नवंबर को है। उससे पहले यह समीक्षा जरूरी है कि आखिर कौन कितना भारी है, किसके क्या मुद्दे हैं, कौन किन गारंटियों के साथ आगे है। गारंटी का जिक्र जब आ रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझे याद आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं यह भी बताऊंगा। ये बहुत सारी चीजें हैं और इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमेशा की तरह हमारे साथी प्रशांत टंडन जी यहां हमारे साथ मौजूद है इस पॉडकास्ट में। तो प्रशांत जी, आपका स्वागत है। और स्वागत एक बार फिर से करता हूं अपने तमाम उन साथियों का, इस पॉडकास्ट को जो लोग सुनते हैं, सराहते हैं, पसंद आता है उनको और बार बार कहते हैं कि पॉडकास्ट आप लोग किया कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो प्रशांत जी, सबसे पहले गारंटी की बात से ही शुरू करें। जी, क्योंकि बहुत अहम है जी। गारंटी इसलिए अहम है कि ये गारंटी शब्द आया तो कांग्रेस की तरफ से लेकिन गारंटी को एक और शब्द मोदी जी ने कॉइन किया था, आपको याद होगा कि रेवड़ी। हाँ। एक शब्द आया था और रेवड़ी बांटना बंद करें पॉलिटिकल पार्टियां। चुनाव आयोग को चिट्ठी फ्री बीज कह रहे थे, है ना? तमाम आर्टिकल भी लिखे गए इस पे, बीजेपी के समर्थित, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। तो जरा हम लोग समझे कि क्यों, परेशानी क्या है। ये बहुत जरूरी है समझना कि रेवड़ी पॉलिटिक्स से परेशानी क्या है, रेवड़ी क्या है। क्योंकि अब आप देखिए, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे झारखंड का चुनाव हो, चाहे किसी भी चुनाव को आप देख लीजिए कि बीजेपी भी अब उसी रफ्तार से, जिसको वो कह रहे थे कि रेवड़ी जी, अब रेवड़ी भी बांटते हैं। तो क्या था, परेशानी क्या थी? देखिए, बीजेपी भावनात्मक मुद्दों पे चुनाव लड़ती है और चुनाव जीतकर वो सत्ता में आना चाहती है बगैर किसी वास्तविक प्रॉमिसेस के जो इम्प्लीमेंट करनी पड़े। तो अब इसलिए वो भाव जब रेवड़ी या फ्रीबीज जिसको कहा जाए या गारंटी, अब जब गारंटी आएगी और लोगों को अपील करेगी और लोग उस पर मतदान करेंगे तो भावनात्मक पॉलिटिक्स की गुंजाइश कम होती है। जी बिल्कुल। सिर्फ हिंदू मुसलमान करके आप जीत नहीं सकते चुनाव। मकसद ये है कि हिंदू मुसलमान करके भावनात्मक मुद्दों पे आप चुनाव जीत जाएं, उसके बाद आपका कोई कमिटमेंट नहीं है। जी, कमिटमेंट आपको ये है कि हर 2 महीने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या कोई और आपके मंत्री, वो बिहार वाले जो पाकिस्तान एक्सपर्ट हैं, वो कोई ऐसा बयान दे दें जी, तो जो भावनात्मक कंस्टिट्यूंसी वो आपकी बनी रहे। एंटी मुस्लिम, हिंदू ध्रुवीकरण, और वो ध्रुवीकरण के सहारे आप अपनी राजनीति करते रहे, कमिटमेंट ना करना पड़े, ताकि आपको जो आपके मित्र लोग हैं जी, अडानी को एयरपोर्ट देना है, किसी और को किस देना है, माइन देना है किसी को, उस पर कोई जो है सवाल जवाब ना आए, लोग इसी नशे में रहें।
तो बेसिकली ये मुद्दा था। अब जब गारंटियां आई और गारंटियों की एक कंस्टिट्यूंसी बन गई, कर्नाटक के इलेक्शन में हमने देखा, तेलंगाना के इलेक्शन में देखा, तो अब इनको भी गारंटी शब्द इस्तेमाल करना पड़ता और इनको भी करना पड़ता। हाँ, याद कीजिए कर्नाटक की जब आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले गारंटी शब्द कर्नाटक से ज्यादा जोर पकड़ा। ये शब्द सबसे आगे आया, गारंटी शब्द, हालांकि इससे पहले भी आया था। और मुझे जहां तक ध्यान है, कभी मैं इसी गारंटी शब्द पे चर्चा कर रहा था तो किसी साथी ने कहा था कमेंट बॉक्स में लिखते हुए कि गुजरात के समय राहुल गांधी ने गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया था। गुजरात चुनाव 2017 की बात कर रहे थे वो, इससे पहले वाले चुनाव की बात कर रहे थे। खैर, लेकिन कर्नाटक चुनाव का जो आप जिक्र कर रहे हैं, कर्नाटक चुनाव के समय राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने गारंटियों पर जोर दिया खूब, और उन गारंटियों को इंप्लीमेंट भी किया बाद में सरकार आने में। लेकिन उसका इफेक्ट ये पड़ा, इम्पैक्ट ये हुआ कि नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में अपने संकल्प पत्र या घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जो कह लें, उसके हर पन्ने पे मोदी की गारंटी लिखना पड़ा था, याद कीजिए। लेकिन मोदी की गारंटी वहां धराशायी हो गई, और इसलिए अब ये गारंटी शब्द जो है उसको और उससे फायदा, दूसरी तरफ फायदा क्या हुआ, इधर कांग्रेस पार्टी को या इंडिया गठबंधन को फायदा ये हुआ कि इसको इंप्लीमेंट करना इन लोगों ने शुरू किया। राहुल गांधी ने 5 गारंटियां जो गिनवाई वहां कर्नाटक चुनाव में, उन गारंटियों को इंप्लीमेंट किया। कांग्रेस पार्टी ने जो 5 गारंटियां 7 गारंटियां गिनवाई यहां तेलंगाना में, उन गारंटियों को इंप्लीमेंट करना शुरू किया। इन्होंने सुक्खू सरकार बनाई यहां हिमाचल प्रदेश में, उन गारंटियों को इंप्लीमेंट करना शुरू किया। शायद यहीं से ये परेशानी जो है उसकी शुरुआत होती है, आप और बेहतर बताएंगे। यहीं से शायद शुरुआत होती है नरेंद्र मोदी की, कि वो जब गारंटी देते हैं, जब गारंटी रख रहे हैं, तो उनकी सीटें कम हो जा रही हैं। यहां गारंटी, राज्यों की ही बात करें, लेकिन राज्यों में कम से कम जिन राज्यों में कांग्रेस सरकार बना चुकी है, उन राज्यों में कांग्रेस गारंटी को इंप्लीमेंट तो कर रही है, उसको दिखा के आगे तो बढ़ रही है। क्रेडिबिलिटी की बात है। देखिए, अब मध्य प्रदेश में अगर उन्होंने कोई वादे किए हों बीजेपी सरकार ने, तो वो कहाँ पूरे हो रहे हैं जी। आप किसी एक मुसलमान का घर बुलडोजर से गिराकर और बाकी सबको खुश रखना चाहते हैं, है ना। आपको एलपीजी में पैसे नहीं कम करने हैं। एलपीजी के गैस आप देंगे वहाँ पे 900 रुपए की, 1000 रुपए की, बाकी राज्यों में 500-600 रुपए की है, क्योंकि आप भावनात्मक कंस्टिट्यूंसी आप बनाते हैं, इमोशनल। तो इसलिए गारंटी से अब गारंटी देना पड़ रहा है, क्योंकि वो पॉलिटिकल नैरेटिव का हिस्सा बन गया। अब उस पर वोट मिल रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात राजीव जी ये है कि हम लोग अभी झारखंड होकर आए हैं, वास्तविक स्थिति बहुत खराब है लोगों की जी। महंगाई है, बेरोजगारी है। आप देखिए कितना पेनफुल था कि हम लोग रांची के बाहर के इलाके में, जहां मजदूर बैठते हैं कि ठेकेदार आए उनको ले जाए, वहाँ एक महिला, दिहाड़ी मजदूर जो दिहाड़ी मजदूर जी, जिसको लेबर चौक कहते हैं जी, वहाँ एक महिला थी जो बीए थी, और मैंने उसको पूछा कि कितना पढ़ाई की आपने, तो उसने बीए नहीं कहा, उसने कहा मैं ग्रेजुएट हूँ जी। ये शब्दावली आप देखिए कि उसने कहा कि मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने एजुकेशन में डिप्लोमा किया है। अब कितना पेनफुल है कि वो बैठी हुई है कि कोई ठेकेदार आए और उसको गारा और ईंटा वाला काम उसको दे दे। तो वाकई लोग परेशान हैं, और उसको मैया सम्मान योजना से कुछ पैसे मिल रहे थे, 1000 रुपये, तो कुछ राहत लोगों को मिलनी चाहिए, ये तो बात सच है। दूसरी बात ये है कि अब गारंटियों का भी कोई एक सीमा हो, क्योंकि गारंटी के चक्कर में ये हो रहा है कि जैसे महाराष्ट्र की सरकार है, वो 1 लाख करोड़ अपने बजट से एक्सीड कर गए। वो 1 लाख करोड़ उनकी फ्री जा रहा सब गारंटीज में। तो 1 लाख करोड़ आप खर्च कर देंगे तो आप स्कूल, अस्पताल, दूसरे सरकारी खर्चों में कहाँ पैसे खर्च। इसमें 2 बातें समझ में आती हैं जो आप कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बजट से ज्यादा आपको खर्च करना पड़ रहा है, जिसको आप रेवड़ियां, फ्री बीज, ये सब कहकर नरेंद्र मोदी इस पर प्रहार करते रहे। देखिए, कर खुद रहे हैं, लेकिन दूसरा कर रहा है तो उस पर प्रहार करने से आप चूकते नहीं हैं। अभी आप याद कीजिए कि इन्हीं गारंटियों पे उन्होंने एक के बाद एक 5 ट्वीट किया था, और उसमें से तीसरे नंबर ट्वीट को उन्होंने डिलीट किया था। उस पर काफी हम लोगों ने चर्चा की थी। लेकिन यहाँ एक बात जो समझना जरूरी है प्रशांत जी, वो ये है कि आखिर इसकी नौबत क्यों आ रही है।
आखिर महिलाओं के उत्थान के लिए उनको उनकी जेब में 1,000 रुपए हो, या जैसे अभी महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी ने 3,000 रुपए की गारंटी दी है महिलाओं को प्रति माह, चाहे 3,000 हो या 1,000 रुपए हो, ये क्यों देना पड़ रहा है महिलाओं को? इसके वादे क्यों करने पड़ रहे हैं? ये समझना जरूरी है, क्योंकि आपकी नीतियां लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने में कामयाब नहीं रही। हाँ, वही तो ये क्या आपको अपने बजट में ये प्रावधान पहले से रखना होगा। किन बजट, किसको काटना होगा, किसको यहाँ जोड़ना होगा, आपको ये तो तय करना होगा कि शिक्षा में हमको कितना देना है, हमको महिलाओं के उत्थान में, महिला कल्याण में कितना देना है, हमको हेल्थ सेक्टर में कितना देना है। इंडिविजुअल आप अगर ये पैसा दे रहे हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही कि कैंसर का इलाज आप पेन किलर से कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपका नीतियां ऐसी नहीं। 80 करोड़ लोगों को आपको अगर अनाज देना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि आपकी नीतियां विफल हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने में आप कामयाब नहीं हैं। कहीं कहीं आवश्यक है, जहाँ पे बेरोजगारी बढ़ता है, दूसरी जगह भी है, उसकी जगह आप नीतियां बनाएं कि जो वंचित समाज के लोग हैं वो आरक्षित। आप गवर्नमेंट की वैकेंसीज नहीं निकालते, आप सरकार की वैकेंसीज भरी पड़ी हैं, उसको भरते नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जब बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की बात आती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में फ्लाईओवर और एयरपोर्ट की बात आती है, स्कूल हॉस्पिटल की बात ही नहीं आती, कॉलेजेस की बात ही नहीं आती। तो अगर किसी, मान लीजिए कि किसी एक मिडिल इनकम व्यक्ति की बात है जिसको किसी तरीके की गारंटी से पैसा मिलता है, उसके अगर बच्चे की स्कूल की फीस माफ हो, उसको अपने हेल्थ में पैसा नहीं खर्च करना पड़े, तो उसको इस गारंटी की आवश्यकता कम पड़ेगी जी। तो उस तरफ आप ध्यान दें। तो ये दूसरी बात की क्रेडिबिलिटी की बात है। जैसे मान लीजिए कि झारखंड का चुनाव है, अभी बीजेपी की जो गारंटी आई उसमें एक बात ये भी आई है कि पेशा कानून को हम लागू करेंगे जी। झारखंड के 12 जिलों में, 12 जिले पेशा कानून के अंतर्गत आते हैं, जो ट्राइबल मेजॉरिटीज जिले हैं। 1996 का एक्ट है, बीजेपी की तमाम सरकारें वहां बन चुकी हैं झारखंड में, आज तक उसके ग्राउंड रूल्स नहीं बने। पहली बार उसके ग्राउंड रूल हेमंत सोरेन ने बनाए। क्यों नहीं बनाए? पेशा एक्ट वहाँ लागू हो जाएगा तो वहाँ की जो माइन है, रिसोर्सेज हैं, उस पर ग्राम पंचायत का जो हक है वो आ जाएगा। तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे जो उद्योगपति हैं? ये इसलिए जो क्रेडिबिलिटी है कि आप गारंटी तो कर देते हैं, गारंटी के बाद आप क्या कर रहे हैं। आप झारखंड का चुनाव देखिए राजीव जी, बीजेपी के नेताओं का, चाहे आप मोदी जी के भाषण देखें, चाहे आप अमित शाह के भाषण देखें, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री आजकल वहाँ जा रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ जा रहे हैं, उनके भाषण देखें। चुनाव हिंदू मुसलमान घुसपैठिए बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स, इस पे चुनाव लड़ रहे हैं जी। अब इस पे अगर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत गए तो कोई कमिटमेंट नहीं है झारखंड के लिए, फिर वो हिंदू मुसलमान पे आप चुनाव जीत गए। बिल्कुल भेदभाव करके आप चुनाव जीत रहे हैं, समाज को दो पार्ट में बांट के आप चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद आप दरवाजे खोलेंगे माइनिंग के लिए उद्योगपतियों को, आप उन ट्राइबल्स के अधिकारों को मारेंगे, क्योंकि आपका कमिटमेंट ही नहीं है कोई आप वास्तविक वादे करके नहीं आ रहे हैं। जैसे पेशा का ही मैंने उदाहरण दिया कि पेशा लागू क्यों नहीं किया, बीजेपी की सरकार थी, अभी 5 साल पहले तक बीजेपी की सरकार थी वहां, तो आप लागू करते पेशा का कानून, अब क्यों आप गारंटी दे रहे हैं? तो इसलिए कमिटमेंट जो है वो उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्रेडिबिलिटी इसलिए लोग इनकी गारंटी पे विश्वास नहीं करते। दूसरा, जो अभी आप ही चर्चा कर रहे थे कि महिला वोटर जो है वो बीजेपी की बड़ी स्ट्रांग कंस्टिट्यूंसी रही है जी। और इस तरीके की गारंटी स्कीम जैसे मैया सम्मान योजना झारखंड में भी हम लोगों ने देखा उसको जाके। जी जी बिल्कुल, काफी अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। तो वो बीजेपी की कंस्टिट्यूंसी में सेंध लग रही है धीमे धीमे।
इसलिए ये ट्वीट आ रहा है, इसलिए परेशानी। और कल जो कांग्रेस पार्टी ने, महाविकास आघाड़ी ने इधर महाराष्ट्र में जो महिलाओं के सम्मान में 3,000 रुपये प्रति माह महिलाओं को देंगे, और उसके अलावा वहाँ बस की सेवा महिलाओं के लिए मुफ्त होगी, जो महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जो बस है उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, ये जो है जिसको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था कांग्रेस पार्टी ने उधर कर्नाटक में, फिर तेलंगाना में इम्प्लीमेंट किया, अब इसके बाद यहाँ कर रहे हैं, तो इसका वही जो महिलाओं की कंस्टिट्यूंसी जो है उसमें सेंध तो ऑलरेडी लगाते हुए विपक्ष दिखाई देता है। अगर महाराष्ट्र की बात करें या इधर की बात करें, झारखंड की बात करें, वो सेंध है। और शायद यही कारण है, आप भी वही बोल रहे हैं, यही कारण है कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी की गारंटी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की गारंटी के ऊपर कि ये इंप्लीमेंट। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो हम लोग यहां कर रहे हैं, आखिर पैसे की कमी, अब ये बताया जा रहा है कि लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है कर्नाटक के ऊपर। जब कर्नाटक में सिद्धारमैया की सरकार आई तो 4.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था उनके ऊपर। आप ये नहीं बता रहे हैं कि हमने विरासत में इतना दे दिया, लेकिन बीजेपी के लोग उसको इस हिसाब से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखो इतना पैसा लेकर के, इतना कर्ज लेकर के, और उसके बाद ये फ्री बीज और मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। बात वही आ रही है। आप स्टेट्स की अगर सुनेंगे तो अभी हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ रुपए उनकी रॉयल्टी के जो हैं पैसे दे दीजिए। रॉयल्टी का पैसा नहीं दिया है। बिल्कुल। ऐसे आप हर राज्य का कहानी सुनेंगे, मनरेगा का पैसा नहीं आता है, जीएसटी का पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता है, जो रेमिटेंस सेंटर का है वो टाइम से नहीं जाता है। और खासकर उन राज्यों में जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, उन्हीं के साथ ये दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों, ये सवाल वो लोग कहते हैं। भूपेश बघेल की जब सरकार थी, या इधर ममता बनर्जी को देख लीजिए, लगातार कह रही हैं। अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में थी, वो उन पे भी उन्होंने चिरंजीवी योजना, बहुत शानदार योजना लॉन्च की थी, 25 लाख रुपए तक के का इलाज मुफ्त था, लेकिन उसको लेकर के भी वो कैसे रुके, ये बातें हो रही थी। तो यहाँ मुद्दा ये है प्रशांत जी कि चाहे आप रेवड़ियां कह लें, चाहे आप फ्रीबीज कह लें, चाहे आप यहाँ पे गारंटी कह लें, कहीं ना कहीं इसकी जरूरत तो है, दरकार तो है। आप ये कहेंगे कि नहीं, ये वोट बैंक को खरीदने के लिए या वोट को अपने मतलब अपनी वोट में तब्दील करने के लिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं और मुफ्त में बांट करके, कई, क्योंकि एक नैरेटिव भी सेट किया जा रहा है कि क्या है, ये पार्टियां तो दे रही हैं और लोग जाके वोट दे देते हैं। भाई आपके यहाँ आखिरी दिन आकर वो कंबल, दारू और पैसे बांटने से तो बेहतर है कि आपका जीवन सुचारू रूप से चले, उसके लिए ये चीजें अनाउंस की जा रही हैं घोषित तौर पे। और दूसरी बात यह है कि इसको अगर आप अपने बजट में इंक्लूड कर लीजिए तो इससे बेहतर क्या हो सकता है, कम से कम इससे उत्थान तो होगा वहां के लोगों का। और महिलाओं को देना इसलिए आवश्यक है राजीव जी कि पैसा महिला के अकाउंट में जाएगा तो घर में दूध आएगा, बच्चे की किताब आएगी, स्कूल की फीस जाएगी। पुरुष के हाथ में आएगा तो हम आप जानते हैं कि क्या करेगा जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। इसलिए भी महिलाओं के हाथ में आना चाहिए पैसा। और ये जिसकी भी सोच है, मुझे नहीं लगता कि ये गलत सोच है, ये सोच सही है, लेकिन इसका परमानेंट उपाय सोचना चाहिए। और ये परमानेंट उपाय ऊपर से लेके टॉप टू बॉटम सरकारों को सोचना चाहिए, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकारें वो करें कि कल को अगर आप इसको फ्री बीज में ही, क्योंकि इस पे खूब चर्चा हुई थी पहले, अगर इसको फ्री बीज ही कहते हैं, रेवड़ियां बांटने, रेवड़ी कल्चर कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, पहले कह रहे थे लोकसभा चुनाव से पहले, अगर आप यही मानते हैं तो कम से कम इन राज्यों को, अपनी सरकारों को और यहाँ की जनता को, उसके जरिए यहाँ की जनता को उतना मजबूत तो कर दीजिए। आप याद कीजिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते थे, अब कहाँ हैं, लगभग खत्म है। अब सिर्फ और सिर्फ आरएसएस के ग्रुप्स हैं और कुछ नहीं है। संगठन तो लगभग खत्म है। एनजीओज को आपने मार डाला। एनजीओज तो ऐसे लोगों को रोजगार देते थे ना। आंगनबाड़ी योजना थी, कहाँ है आजकल, सिर्फ नाम मात्र के हैं। आप पिछले 10-11 साल में क्या कर रहे हैं, सिर्फ नाम बदल रहे हैं।
जवाहरलाल नेहरू केंद्र कल्चरल सेंटर जो था, वो जो सेंटर नेहरू युवक केंद्र, उसका नाम आपने बदल दिया। ऐसे बहुत सारी चीजें, नाम बदल दिया, चलिए आप नाम बदल दिए, आप दीनदयाल उपाध्याय कर दीजिए, आप गुरु गोलवलकर कर दीजिए, आप हेडगेवार कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन आप कम से कम काम तो होने दीजिए। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र थे पहले, कहाँ है अब? और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की बात जो है, जो कर्नाटक और तेलंगाना में हुआ, अब महाराष्ट्र में लोग कर रहे हैं, वादा किया है, महिला का घर से निकलना बस में फ्री होने की वजह से बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाएगा समाज में। आप देखिए, आप भी दुनिया भर में घूमते हैं, मैं भी जाता हूँ, और जब मैं महसूस करता हूँ, दिल्ली जैसे शहर में आप मेट्रो में जाएं, किसी और पब्लिक प्लेस में जाएं, आपको पब्लिक प्लेसेस में महिलाओं की भागीदारी, मैं तो दफ्तर, वर्किंग प्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साधारण पब्लिक स्पेसेस की बात कर रहा हूँ, सिनेमा हॉल में, मॉल्स में, कहीं और भी आपको महिला 15% 20% ही दिखाई देती है। मेट्रो के डब्बे में भी आप देख लीजिए कि महिलाओं की संख्या कितनी होती है एक प्रति डब्बे में जी। तो इसका मतलब है कि महिला पब्लिक स्पेसेस में कम है अपनी जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से। इसको बढ़ाना होगा। कोई महिला बाहर निकलती है, उसका एक वर्ल्ड व्यू बदलता है, उसका पर्सपेक्टिव चेंज होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। तो महिला का बस में निकलने से सामाजिक परिवर्तन को गति मिलती है, इसलिए जरूरी है वो। और प्लस खर्चा भी कम होता है, वो भी है। और महिला किसी काम से निकल रही है तो प्रोडक्टिविटी में जा रही है जी, और वो प्रोडक्टिविटी में अगर जा रही तो कंट्रीब्यूट कर रही है जीडीपी में। ऐसा ये फ्री बीज जो है जिसको कहा जा रहा है, वो फ्री बीज बेसिकली, एक तो पहली बात वो पैसा मार्केट में आता है। जो हमारे जितने लोग हैं जिनको ये फ्री बीज मिल रहा है, जिनको तथाकथित फ्री बीज आप कह रहे हो, इनके स्विस बैंक में अकाउंट नहीं है, ये पैसा यही खर्च करते हैं बिल्कुल इनके मैन ऑफ आइल में या कहीं और इनकी बेनामी कंपनियां नहीं है, जिसके बारे में आता रहता है हिंडनबर्ग रिपोर्ट वगैरह में भी जी। तो ये पैसा यही खर्च करते हैं। जब यहाँ खर्च करते हैं तो यहाँ पे डिमांड इंक्रीज होती है। आप देखिए 2008-9 में जब लेमन ब्रदर्स की क्राइसिस हुई अमेरिका में, तमाम देशों की इकॉनमी डूब गई, बैंक डूब गए। हमारे यहाँ नहीं हुआ। हमारे इसलिए नहीं हुआ कि मनरेगा का पैसा नीचे तक था, उसने डिमांड क्रिएट की हुई थी। तो वो डिमांड और तमाम और फैक्टर थे, लेकिन एक बड़ा फैक्टर ये था कि वो पैसा नीचे से ऊपर चलता है। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट कुछ नहीं होता है, नीचे से पैसा ऊपर चलता है। नीचे के वाले के पास पैसा होगा, मोबाइल खरीदेगा, जूता खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, वो फिर नए रोजगार पैदा करता है, नई एक इकोनॉमी का साइकिल बनाता है। इसलिए भी जरूरी है। तो इसको कहना कि फ्री बीज है और ये बांट रहे हैं रेवड़ी, ये संवैधानिक प्राविधान है। हाँ बिल्कुल, संविधान में कहा गया कि आप वेलफेयर स्टेप उठाएंगे सॉरी। तो संवैधानिक कमिटमेंट है, ये संविधान का कमिटमेंट है, तो इसलिए जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि अब चूंकि चुनाव सामने है, सप्ताह पहले भी कह चुका, सप्ताह भर से कम का वक्त बचा है पहले फेज का मतदान होने में। उससे पहले तमाम दल अपने अपनी गारंटियां, अपने अपने वादे, घोषणाएं ये सब कर रहे हैं और चुनाव को फिर एक बार अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जनता ये तो पूछेगी कि हम पेन उठाकर, मौसम की मार झेलकर, चाहे गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, जाके आपको वोट देते हैं, तो हमको हमारे हिसाब से सरकार मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यानी जो वेलफेयर स्टेट होना चाहिए वो यहाँ पर हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में हम लोग जो चर्चा आज कर रहे हैं उसमें कि इन गारंटियों की ज़रूरत क्यों है,
उन गारंटियों की जरूरत, जिस पे हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। मैं सिर्फ सम अप कर रहा हूँ कि ऐसी गारंटियों की जरूरत इसलिए है क्योंकि कम से कम समाज के इस तबके का उत्थान हो। महिलाओं की जैसे आप बात कर रहे हैं, बाहर निकलेंगी महिलाएं, बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें, भले वो सब्जी खरीदने के लिए बाहर निकलें, लेकिन कम से कम उनकी जेब में पैसे हैं और उन पैसों को वो खर्च करने के लिए अपने हिसाब से, अभी आप कह रहे थे कि होगा ये कि अगर पुरुषों के हाथ में पैसा गया तो उसका क्या हश्र होगा, और अगर महिलाओं के हाथ में पैसा है तो वो कहीं ना कहीं किचन में, घर के साज सज्जा में, बच्चों के ऊपर, उनके पठन पाठन में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सेहत पे, इन सब पे वो खर्च होगा। तो ये दोनों के फर्क है। इस फर्क को जो सरकारें समझ रही हैं वो आने वाले समय में उसके उत्थान की बात कर रही हैं। वो सरकारें आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनके लिए ऐसी चीज़ों को, ऐसी गारंटियों को लेके आ रही हैं। और उसमें पिछले अगर साल 2 साल के, खासकर कर्नाटक चुनाव के बाद से चुनावों की समीक्षा की जाए तो उसमें मुझे कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दलों की जो गारंटियां हैं, इनकी जो घोषणाएं हैं और इनकी जो स्ट्रेटेजी है, गारंटी घोषणा को छोड़ दीजिए, इनकी जो स्ट्रेटेजी है, जीते हारे दैट इज सेकेंडरी बट प्राइमरी, क्योंकि जीत हार का रिजल्ट जो है वो आने का, और उसके कई सारे कारण होते हैं। हम लोग हरियाणा की बात करते, चुनाव आयोग भी है। हाँ, एक कारण चुनाव आयोग भी है, लेकिन उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि ये स्ट्रेटेजी बड़ी सही नजर आ रही है, जिसमें वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ाने की कोशिश इनकी है। और केवल ये कोई वेलफेयर स्टेट को कहने की सोशलिस्ट आइडिया है, कम्युनिस्ट आइडिया है, ये भारत के संविधान में पहली बात। दूसरी बात, ये इकोनॉमिक सेंस है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे C.K. प्रहलाद, उनका एक वर्क है इसी पे कि आप बॉटम अप पिरामिड को मजबूत करें। बॉटम अप पिरामिड में पैसा जाएगा तो वो पैसा ऊपर आता है, क्योंकि उसका बॉटम अप पिरामिड का स्प्रेड बहुत होता है, स्प्रेड होता है, बिल्कुल, तब तो वो नीचे से बॉटम टू टॉप जाता है, उल्टा। तो ये जो मिल्टन फ्रीडमैन की या शिकागो स्कूल की बातें आई मार्केट इकोनॉमी की कि ट्रिकल डाउन होता है, ट्रिकल डाउन होता नहीं। मनमोहन सिंह खुद भी कह चुके हैं कि ट्रिकल डाउन नहीं होता। नीचे ऊपर वाला नीचे पैसा नहीं बेचता है, नीचे वाला ऊपर पैसा बेचता है। ऊपर वाले के पास तो पैसा आएगा तो वो स्विस बैंक में अकाउंट खोलेगा यहाँ। हाँ बिल्कुल, वो सब्जी बाजार में थोड़ी जाएगा देने के लिए। भाई नीचे वाले के पास पैसा आएगा तो आज सोचेगा कि अभी 4 दिनों से सिर्फ एक ही सब्जी खा रहा हूँ, कल को जाकर के कुछ और ले आता हूँ। वो तो टूरिज्म के लिए भी यहाँ नहीं जाएगा, नैनीताल मसूरी। सही बात है, सही बात है। वो रोम जाएगा, मिलान जाएगा, पेरिस जाएगा। वो पेरिस जाएगा, फिर वहां देखेगा अच्छा एक अकाउंट यहाँ भी खुलवा लेता हूँ, लंदन में भी एक अकाउंट होना चाहिए। वो तबका वो सोचेगा, लेकिन ये तबका नीचे यहाँ अपनी जेब से पैसा निकाल के किसी और की जेब में डालेगा, है ना। और इसीलिए ये लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा, और इसलिए तो इकोनॉमी मजबूत। जब अपने यहाँ आप याद कीजिए 16 नवंबर या 8 नवंबर की बात है ना, 8 नवंबर 2016 जब अपने यहाँ डिमोनेटाइजेशन हुआ, रुपए बदल दिए गए, पुराने नोट 500 के नोट और 1000 के नोट जो है उसको बिल्कुल डिमोनेटाइज कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। उसके बाद कितनी इकोनॉमी खराब हो गई, इसलिए क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक, खासकर निचला तबका जो था वो चल रहा था। कैश फ्लो होना चाहिए, और कैश फ्लो कहाँ से होगा, जब आपके पास पैसा होगा तब तो। आपने सबको डिजिटल युग में आप लेके आए, सपना दिखाए। आज आप देखिए डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं कितनी हो रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चेंज मत होइए, थोड़ा सा मोदी जी को बोलना पड़ा। हाँ, और मोदी जी को अपने मन की बात में कहना पड़ा। आखिर डिजिटल अरेस्ट क्या है? आपके अकाउंट, आपके मोबाइल में आपका सब कुछ, नेट बैंकिंग सब कुछ है, और आपको फोन आता है कि मैं ये कह रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं, मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूं, मैं ईडी के यहाँ से बोल रहा हूं, मैं सीबीआई के यहाँ से बोल रहा हूं, तुम्हारे अकाउंट में इतना है, अभी वहीं रहो, किसी को मत बताना, अब अपना अकाउंट नंबर बताओ, ये बताओ, सामने वाला पूरा पैसा ले जाता है, ओटीपी बताओ। तो ये चीजें जिनके 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 20 लाख ऐसे जिनके लूट लिए गए, उनकी खबर तो आ रही है, लेकिन जिनके 5000 रुपए, जिनके 500 रुपए, जिनके 1000 रुपए लूटे गए, उन बेचारों की तो खबर नहीं आती है। तो इसीलिए ये जो है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग थोड़ा सा दूसरी दिशा में जा रहे हैं, लेकिन एक से दूसरा पहलू जुड़ा हुआ है प्रशांत जी। और वो देखिए, डिजिटल इकॉनमी हो या जो नोटबंदी का जो झटका था, वो इकॉनमी अभी भी उससे बाहर नहीं आ पाई, क्योंकि 80% आपने करेंसी विड्रॉ कर ली थी, और वो उसका जो झटका था वो अभी तक है बाज़ार में। कभी तमाम सारे लोगों से आप बात कीजिए, जो फ्लैट्स की या कमर्शियल बिल्डिंग्स की जो इन्वेंट्री है वो इतनी बड़ी है, तो उसका नीचे तक असर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी बातें हम करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। अब समय खत्म हो रहा है प्रशांत जी, इस पॉडकास्ट को समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन पहलुओं पे हम लोग लगातार पॉडकास्ट करें। और साथियों, आप लोगों की बातें लगातार आती रहती हैं। आप लोग भी कहते हैं कि पॉडकास्ट बहुत कम करते हैं आप लोग। हम इसको प्रशांत जी से के साथ वादा कर रहे हैं कि अपने इस कार्यक्रम को, पॉडकास्ट के कार्यक्रम को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि एक अनौपचारिक चर्चा होती है यहाँ पर प्रशांत जी। हम लोग कोई स्क्रिप्ट लेके तो बैठते नहीं है। मेरा सुझाव है कि जब हम लोग बाहर जाते हैं, जैसे अभी झारखंड गए थे, तो लौट के आके जरूर करें। वहाँ से तमाम लोगों से मुलाकात होती है। तो झारखंड पे मेरा सुझाव है कि एक बार जो हम लोगों का एक्सपीरियंस झारखंड में हुआ, उस पे एक एपिसोड बना दिया जाए। बिल्कुल, एक एपिसोड उस पर भी करते हैं। एक एपिसोड मैं ज़रूर ये भी चाहूँगा कि अब आउट गोइंग हमारे CJI DY चंद्रचूड़ साहब, वो जा रहे हैं। 2 साल का उनका कार्यकाल, एक लंबा कार्यकाल था। लोगों को उम्मीदें बहुत थी, समीक्षा होनी चाहिए। लोगों को बहुत उम्मीदें थी, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। ट्रम्प जो जीत कर आ गए हैं, ट्रम्प की समीक्षा होनी चाहिए। तो मुद्दे बहुत हैं। जैसे उधर बीजेपी और कांग्रेस के पास बहुत मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पे वो चुनाव लड़ते हैं, वैसे ही हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी हम समझते हैं, उस पर बात होनी चाहिए। तो पॉडकास्ट में हम उन बातों को लेके आएंगे। बाकी तो न्यूज़ पॉइंट और दूसरे चर्चा के प्लेटफॉर्म बहुत ही औपचारिक रूप से हम करते रहते हैं प्रशांत जी, लेकिन यहाँ अनौपचारिक बातचीत, मुद्दों की इन्वेंट्री बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। तो उसको करते हैं, मुद्दों की इन्वेंट्री बढ़ गई है और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, ये वादा रहा कि लगातार हम पॉडकास्ट के जरिए आप तक रहेंगे और ऐसे ही अनौपचारिक चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में आप भी शरीक हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। आपको करना कुछ नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, अपनी बातों को रखिए, उन बातों को हम अगले पॉडकास्ट में लेके आने की कोशिश करेंगे प्रशांत जी। ये वादा रहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका, और बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो आप जुड़े हुए थे, इस पॉडकास्ट को सुन रहे थे, देख रहे थे। पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसको शेयर करना ज़रूर मत भूलिए। इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच। और अगर किसी और मसले पे आप सुनना चाहते हैं हम लोगों के विचार, क्योंकि ये खुले तौर पे हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं, यहाँ कुछ भी लाग लपेट वाली बात नहीं रहती है। तो इसलिए अगर आप सुनना चाहते हैं ऐसे पॉडकास्ट को, हमारे विचारों को, तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि उन विचारों तक और उनके जरिए देश दुनिया तक हम पहुँच पाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे